हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी जो हमेशा सवाल पूछता आ रहा है, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और आप सभी का सही करने का टारगेट 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो साथ ही जैसा कि इस टाइम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि साथ ही 24 जुलाई का तीनों शिफ्टों का पेपर समाप्त हो चुका है और आज 25 जुलाई पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो साथ ही जिस तरह से एआई से जनरेटेड क्वेश्चन इस टाइम पोस्ट फेज 13 में सवाल देखने को मिला हमें, तो जिस तरह से साथी आपने कल तीनों लेवल का एग्ज़ाम देखा होगा। सबसे पहले साथी 10th लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि सुबह मॉर्निंग में 8:30 से 9:30 के बीच हुआ। तो बिल्कुल 10th लेवल का ही सवाल पूछा गया था। ऐसा नहीं कि साथी जैसे टीसीएस सवाल पूछती थी कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एसएससी लेवल का ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा नहीं हुआ साथी इस एडीक्यूटी कंपनी द्वारा। तो 10th लेवल का ही सवाल पूछा गया। उसके बाद साथी 12th लेवल में थोड़े से 12th लेवल का सवाल देखने को मिला था। उसके बाद साथ ही आपका लास्ट सेशन जो कि 3rd शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछा गया, जो कि बहुत ही हाई लेवल के सवाल पूछे गए थे। बिल्कुल पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया था 10th और 12th लेवल के हिसाब से। ओके, तो आज के इस क्लास में साथी हम लोग बिल्कुल उसी के बेस पर सारे क्वेश्चन देखेंगे। और आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार ये 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है। तो अब साथी जो आपकी नई कंपनी इस समय सवाल बना रही है, एआई जनरेटेड क्वेश्चन बना रही है, तो वो बिल्कुल हल्का सवाल पूछेगी। यदि आप 10th लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 10th लेवल का ही सवाल पूछेगा। ऐसा नहीं कि साथी जैसे कि एसएससी एमटीएस का सवाल सीजीएल में आता है और सीजीएल का सवाल एमटीएस में आता। अब ऐसा नहीं होगा साथी, क्योंकि पूरी तरह से पैटर्न अब चेंज हो चुका है। ओके, तो ट्राई करिएगा साथी इन 50 क्वेश्चन, जो कि बेस्ट 50 क्वेश्चन होने वाले आपके लिए। देखेगा कि आप सभी से इन 35 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे कि नहीं। और 2025 आपके लिए साथी डू और डाई होने वाली एसएससी एग्ज़ाम, खासकर क्योंकि आगामी 4 से 5 महीने में आपको हर एक महीने में एसएससी एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो अपने आप को बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी कर लीजिए। ओके, तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे और एक शाम में 6:35 पे। ये डेली क्लास की टाइमिंग है। ओके दोस्त, तो पहला प्रश्न हल करिए, क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर। देखिए, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताइए, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 2 को। अली अकबर खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? बताइए साथियों, अली अकबर खां का संबंध इनमें से किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा सरोद से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हमने भी उसी तरह सवाल बनाया है जिस तरह से एसएससी एमटीएस में सवाल पूछे जाते हैं और कल जिस तरह से फेज 13 में सवाल पूछे गए हैं। ओके, देखिए, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? बताइए, गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? तो याद रखिएगा किराने घराने से था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 4 को। बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा है? बताइए, बैसागु उत्सव भारत में किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो याद रखिएगा असम से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 5 को। पांडवानी किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? बताइए साथी, पांडवानी जो है ये किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक कथा है? तो ये छत्तीसगढ़ की है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? बताइए, चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा तेलंगाना राज्य से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था?
बताइए दोस्त कि भारत में जब दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था तो वो किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष 1982 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मेरे दोस्त कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो सुबह वाली क्लास में मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरे एक्सप्लेन किया था भाई। जितने भी आपके कप और ट्रॉफी हैं, जैसे कार्बिलान कप, ये किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। द ग्रेट इंडियन नॉवेल ये किसके द्वारा लिखित है? बताइए भाई। द ग्रेट इंडियन नॉवेल एक उपन्यास है जो कि किसके द्वारा लिखित है? तो ये शशि थरूर द्वारा लिखित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? बताइए मास्की शिलालेख वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिए ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। तो साथ ही आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि साथ ही जो अब हमारी क्लास आएगी बिल्कुल नए पैटर्न पे आने वाली है, बिल्कुल हूबहू जैसे आपकी नई कंपनी इस टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है। ओके दोस्तों, बिल्कुल उसी के पैटर्न पे हम डेली क्लास करने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम 2025 के लिए अपनी एक सीरीज चले। इस सीरीज में लगभग 10,000 से लेकर 15,000 भाइयों को ऐड करना है। तो साथ ही आप जरूर से जरूर नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे, क्योंकि हम अपनी तैयारी एक एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जैसे क्लास आएगी तो सबसे पहले आप सभी के पास नोटिफिकेशन आएगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त सालसेट द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे साथी ये महाराष्ट्र में स्थित है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए साथी, भारत के पड़ोसी देशों में बताना है किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो याद रखेंगे साथी ये बांग्लादेश की है। ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14। कैलाश मंदिर किस गुफाओं के अंदर स्थित है? बताइए दोस्त कैलाश मंदिर जो है किसके गुफा के अंदर स्थित है? तो एलोरा की गुफाओं के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। कारदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्त कारदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ मंदिर है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बताइए पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा गोविंद बिहारी लाल हैं। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो मेरे दोस्त राष्ट्रीय एकता परिषद की जो पहली बैठक हुई थी वो किस वर्ष में आयोजित की गई थी? बताइए। तो वर्ष 1962 में की गई थी। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना इसकी शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 2016 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या है? बताइए साथी अटल पेंशन योजना में लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड जो था वो कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के बीच में था? बताइए। तो 18 से लेकर 40 वर्ष था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को।
रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? रानी की वाव तो आप जानते हैं साथी गुजरात में स्थित है, लेकिन किस नदी के तट पर स्थित है बताइए? तो सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। क्रिकेट टेस्ट मैच में लंच अंतराल की अवधि क्या होती है? बताइए साथी, जैसे कि क्रिकेट टेस्ट मैच होता है तो आप देखते होंगे बीच बीच में लंच होता है, तो वो कितने मिनट की होती है? तो साथी याद रखिएगा 40 मिनट की होती है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बताइए साथी, असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में जनसंख्या घनत्व क्या है? तो साथी याद रखिएगा मध्यम जनसंख्या घनत्व है असम और अधिकांश प्रायद्वीपीय राज्यों में। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? बताइए इस टाइम कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है? तो साथी हड़प्पा स्थित है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? बताइए प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 26 को। धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? तो मेरे दोस्त धौलावीरा का जो प्राचीन शहर है यह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से किस वेद में दास राज्य युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? बताइए किस वेद में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है? तो साथी याद रखिएगा ऋग्वेद में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो साथी पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश द्वारा करवाया गया था? तो साथी याद रखिएगा राष्ट्रकूट वंश द्वारा। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? बताइए बौद्ध काल का जो सबसे पुराना स्तूप है वो कौन सा है? तो याद रखेंगे साथी सांची स्तूप है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 को। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो साथी याद रखिएगा वैशाली थी। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 31 को। सांची स्तूप की नींव निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो साथी सांची स्तूप की जो नींव थी ये किस राजा द्वारा रखी गई थी? तो अशोक द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी लास्ट में स्कोर करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, बहुत मज़ा आ रहा होगा साथी। ऐसे ही सवाल हर टाइम पूछे जाएंगे और 2025 में एसएससी की एग्जामों में यदि जीके का जहाँ भी सवाल आएगा तो बिल्कुल इसी लेवल का सवाल आएंगे, ये देख लीजिएगा आप लोग। ओके देखिए हाइड स्पीच का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ था? बताइए साथी हाइड स्पीच का जो युद्ध हुआ था 2 राजाओं के बीच में हुआ था। वो 2 राजा कौन कौन थे? एक तो अलेक्जेंडर थे और एक साथी पोरस थे। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 33 को। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? बताइए वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो साथ ही याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड से था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या याद रखा है? राजा हर्षवर्धन अपने भाई
किसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर बैठा था? बताइए साथी, राजा हर्षवर्धन का कौन था भाई जिसकी मृत्यु के बाद थानेश्वर तथा कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन बैठा था? बताइए। तो याद रखेंगे साथी, राजवर्धन की मृत्यु के बाद। तो यहाँ से ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 35, चोल साम्राज्य राजवंश की स्थापना किसने की थी? बताइए, चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो साथी याद रखिएगा, विजयालय ने की थी। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे प्राचीन किला निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, भारत का जो सबसे प्राचीन किला है वो कौन सा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कांगड़ा का किला है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत का सबसे पुराना किला है, कांगड़ा किला। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 37 को, पाल वंश के शासक मुख्यतः किस धर्म के संरक्षक थे? बताइए साथी, जो पाल वंश के शासक थे मुख्यतः किस वंश के संरक्षक थे वो? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के थे। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 38 को, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? बताइए, सुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखिएगा, देवभूति था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 39 को, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सर्वप्रथम कौन थे? बताइए, ब्राह्मणों को भूमि दान करने वाले सबसे पहले कौन थे? सबसे पहले कौन आगे आए थे? तो सातवाहन आए थे। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को, प्रशासन में दीवाने हिंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? बताइए दोस्त, प्रशासन में दीवाने हिंसा का कार्यालय किस मामले से संबंधित था? तो साथ ही याद रखिए, राज्य पत्राचार मामले से संबंधित था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सॉल्व का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 को, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? बताइए दोस्त, मामलुक शैली की स्थापत्य कला किस वंश से संबंधित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, गुलाम वंश से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? बताइए, जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, अमीर खुसरो ने सबसे पहले किया था जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 43 को, निम्नलिखित में से किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की? तो साथी, किसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी? बताइए। तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को, सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? बताइए, सैयद वंश का पहला शासक कौन था? तो मेरे दोस्त याद रखिए, खिज्र खां था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा आप सभी का? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 45 को, लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो मेरे दोस्त लोधी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? बताइए। तो याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को, बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? बताइए, बाबर के 4 पुत्र थे, तो उनमें से सबसे बड़ा पुत्र कौन था? तो साथी हुमायूं था। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 को, मार्च 1919 में बॉम्बे में निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? बताइए दोस्त, मार्च 1919 में बॉम्बे में किस समिति का गठन किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, खिलाफत समिति का गठन किया गया था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48 को, नमक सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो साथी नमक सत्याग्रह का संबंध तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से था। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 49 को, भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो मेरे दोस्त भारतीय क्रांति की जननी
किसे माना जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा को माना गया है। ऑप्शन सी क्या बनेगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, तो लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप लोग बताएंगे क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? बताइए साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई? तो साथी याद रखिएगा, लक्षद्वीप में। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी ये फाइनली जो मोस्ट एसएससी के रिपीटेड क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो बताइए साथी, ईमानदारी के साथ आप सभी का इन 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा मेरे दोस्त? सभी साथी बताएंगे अपना अपना स्कोर। तो उम्मीद करूंगा सबसे पहले आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हर एक क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मोस्ट हेल्पफुल भी क्वेश्चन लगा होगा। बताइए साथी, आप सभी को क्लास कैसा लगा? फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आप इस टाइम किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जरूर साथी बताइएगा, क्योंकि हमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लाना है। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए। जानते साथी कि जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्ज़ाम में हूबहू वैसा ही सॉल्व फंसेगा। तो साथी ऐसा है नहीं कि हम आपको एग्ज़ाम से हट के सॉल्व कराएं, बिल्कुल साथी एग्ज़ाम रिलेवेंट सॉल्व कराएंगे, जो कि आपके पेपर बनेंगे साथी। कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तब आपको मालूम होगा। बस आपको नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना है। जैसे ही क्लास आएगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी के पास आनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी करेंगे। एक बार आप सभी का फ़र्ज बनता है। ओके, तो चलिए दोस्त, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं शाम में 6:35 पे एक और क्लास के साथ। तो साथ ही जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिलअप डेट वो एंड हो चुका है, अब दोबारा फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते, इसका डेट भी नहीं बढ़ा साथी। देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।